एबीएस न्यूज़ के तमाम नाज़रीन को प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। चलिए नाज़रीन, आज के इस खास मुलाकात प्रोग्राम में मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूं और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है शहर हैदराबाद की मशहूर मारूफ शख्सियत जनाब मोहम्मद अब्दुल खादिर साहब। ना कि ये अभी कोई तारुफ के मोहताज है और ना ही ये इनको कोई अभी नाम की कोई पहचान की ज़रूरत है, बल्कि ये खुद एक नाम रखते हैं, एक पहचान रखते हैं। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद अब्दुल खादिर साहब सबसे पहले एक ऐसी शख्सियत है जो अवाम के दरमियान रहकर अपने मफाद का नहीं बल्कि अवाम की मफाद की खातिर दिन रात मेहनत करते 12 साल से लगातार अपनी ज़िंदगी के कई अहम कीमती जो वसाइल होते हैं, जो अपने कीमती औकात होते हैं, वो तमाम कीमती वक्त इन्होंने अवाम के लिए गुजार दिया है। सोशल वर्कर के साथ साथ आप कांग्रेस के माइनॉरिटी स्टेट सेक्रेटरी, आप प्रेसिडेंट भी हैं और साथ में आप अवामी खिदमत का बहुत बड़ा दिली जज्बा भी रखते हैं। इसी के साथ आपके पास बहुत सारे मर्द व ख़वातीन के रोज़गारी के असबाब बनते हैं। तो एबीएस न्यूज़ ने खास मुलाकात के जरिए इन्हें मदऊ किया है और इनके अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए जो भी सोशल वर्किंग के हालात हैं वो तमाम उस पर बात करेंगे। तो मैं जनाब मोहम्मद अब्दुल खादिर साहब का एबीएस न्यूज़ की आज के खास मुलाकात प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया अब्दुल खादिर साहब। सबसे पहले आपसे मैं एक सवाल करूँगा कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग सोशल वर्कर बनते चले जा रहे हैं, हर किसी को एक नया शौक़ उठा है सोशल वर्किंग करने का। आपका ताल्लुक सोशल वर्किंग में कब से है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का, मैं 2011 से जो है ना पब्लिक के बीच में हूँ। पॉलिटिक्स में मैं 2007 में आया था जी। तो ये मकसद मेरा ये था कि मेरे माँ बाप के नाम से मैं कुछ करूँ। तो सबसे पहले जो है ना मैंने सोशल वर्क करना स्टार्ट किया, लोगों की मदद करना स्टार्ट किया। मैं ऐसे कई सारे लोगों को देखता था कि कई सारे लोग परेशान होते थे, तो मुझे वो परेशानी देखी नहीं जाती थी। तो मैं उनको बुला के इन्वाइट करके जो है ना उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता, जहाँ तक मेरा जितना मैं कर सकता था जी। तो ऐसे कई सारे कोरोना के टाइम पे भी कई सारे लोग परेशान थे। तो मैं लोग तो घर में बैठ रहे थे, डर जो जान के खतरा से जो है ना। ये तो 2020 का कोरोना स्टार्ट हुआ, लेकिन आपने 2011 में कदम रखा सोशल वर्किंग में। तो तब से लेकर 2020 हो या फिर 2024 तक आपने सबसे अहम काम क्या अंजाम दिया सोशल वर्किंग में? सबसे ज़्यादा तो कोरोना का टाइम। तो कोरोना के टाइम पे जो है ना जान का खतरा था पहली बात जी। तो उस जान के खतरे को भी मतलब जान की भी परवाह नहीं करके जब हम लोग गए थे कि हर सुबह निकल जाते थे, मतलब शाम में वापस आते थे कि मतलब कोरोना लगेगा या नहीं लगेगा, मतलब ऐसा सोच के भी तो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करते गए हम लोग। तो ऐसे कई माहौल देखा था मैं, जैसे कि झोपड़पट्टी में लोग जो है ना बहुत परेशान रहते थे, खाने के लिए मोहताज थे। तो वहाँ पर जितना भी हो सका तो हम लोग पहुँचाते थे। ऐसे कई सारे जगह है जो मतलब नॉर्मल गरीब फैमिली के है तो कहीं भी जाके जो है ना बांटते थे जी, तो मांगते थे जब ये हर जगह जाके पूछते थे। लेकिन मिडिल फैमिली के ऐसे कई सारे मेंबर्स थे कोरोना के टाइम पे, तो इतने मजबूर थे कि खाने के लिए खाना नहीं था, तो वो लोग किसी से मांग भी नहीं सकते थे। बहुत ज़्यादा मुश्किलों से खर्चा करने की कोशिश करें तो कोई खर्चा नहीं देता था। वैसे टाइम पे जो है ना हम उन घर तक पहुँचाए थे, मतलब जैसे राशन पहुँचाए थे, अमाउंट्स पहुँचाए थे। तो यहाँ तक कि मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी थी, मतलब जहाँ तक जो जितना भी मैंने लेके रखा था, तो मैंने सोचा कि मेरी सेविंग रहेगी। लेकिन मैं जो माहौल में गुजरता गया, देखता गया, तो वैसे ही मेरा जो अमाउंट मैं उनके ऊपर स्पेंड करता गया। माशाल्लाह। यानी आपका कहने का मसला मतलब ये है कि उस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे थे जो फरिश्ता सिर्फ लोग थे जो अपनी तरफ से हर कोई माली इमदाद वगैरह जो भी कर रहे थे खैर, लेकिन आपके पास जो जमा पूंजी थी वो तमाम आपने आवाम के लिए सर्व कर दिया। जी बिल्कुल जी। और इस तरीके से ये तो अगर खादिर साहब अगर हम बात करें कोरोना के, तो उस वक्त हर कोई परेशान था अपनी ज़िंदगी को लेकर, और दूसरा भूखमारी ने अवाम को बहुत परेशान किया था। लेकिन अब मैं जो देखा हूँ कुछ जो आपकी जो खबरें हम तक मौसूल होती हैं उसमें अक्सर आप ख़वातीन को भी एक अच्छा नुमाया मकाम देना चाहते हैं। तो आप अक्सर ख़वातीन के लिए जो खिदमत अंजाम देते हैं उसमें क्या क्या सहूलियात आपने ख़वातीन को दी हैं? एक ऐसा मतलब जैसा एक जगह से मैं गुजर रहा था जी, तो वहाँ से हमारे कुछ लोग गैर कौम जैसे कि जा रहे थे, तो मैंने उनको रोका था, रोक के पूछा था तो क्या मजबूरी थी आपकी कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो मेरी ज़िंदगी अच्छी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड का जो प्रॉब्लम था, मतलब हस्बैंड का इंतकाल हो गया, तो उसके बाद मेरा कोई रास्ता नहीं है, घर का किराया इतना ज़्यादा है और खाने के लिए भी प्रॉब्लम होती है, स्कूल की फीसों के लिए भी प्रॉब्लम होती है। तो मैं इस बात को कैच करके मैंने बोला था कि आपको मैं कुछ सेट करके दूंगा तो आप करोगे? तो बोले कि हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे।
तो उसके बाद मैंने जो है ना उनको भी बुला के कुछ स्किल्स दिया था एक उस लड़की को। स्किल्स देने के बाद मैंने उनको मशीन्स वगैरह भी प्रोवाइड की थी। प्रोवाइड करने के बाद वो अपनी ज़िंदगी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से जी रही है। तो ऐसे मैं सोचता हूँ कि अपने कौम में मतलब बहुत सारे लोग आएंगे जो मजबूर हो जाते हैं। तो अंदाजा आपने अगर सिलाई मशीन का जो आगाज किया था उस सिलाई मशीन यानी कितने ख्वातीन को आपने अब तक सिलाई मशीन दी है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऑफिस पे मैं जो है ना टेलरिंग, ब्यूटी पार्लर और कंप्यूटर्स के जो कोर्सेज करवा रहा हूँ। तो पहले तो फ्री ऑफ कॉस्ट में था, फिर उसके बाद जैसे जैसे मेरे पास अमाउंट थोड़ा सा कम होते गया तो 200 रखे, फिर उसके बाद 200 के बाद फिर 500 रखे हम लोग फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए। अभी भी चल रहा है, 5th बैच कंप्लीट हो चुका है। तो अब तक अंदाजा देखिए मेरा 400 से 500 लोग वहाँ से स्किल्स लेके निकले हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह 400-500 लोग मेरे रोजगार वाले बन चुके हैं। ऑलरेडी जो है ना वो लोग जॉब पे भी लगे थोड़ी जगह, तो वो लोग भी 15,000 रुपये सैलरी कमा रहे हैं। कोई टेलरिंग्स में कर रहे हैं तो जो जितने कपड़े सिए अपने मतलब उतना पैसा मिलने जा रहा है उनको। और कंप्यूटर्स भी जो सीखे बच्चे हैं वो भी जाके जॉब कर रहे हैं आज। आपने शुरू में रिसेंटली आपने एक प्रोग्राम भी शुरू किया ब्यूटी पार्लर का। जी हाँ, उसमें क्या फायदा खवातीन को, यानी क्या उसके दाखिला रहेगा उसमें? मैं इस ये तो खोलने का मकसद मेरा यही था कि कल के दिन खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ हो तो कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो लोग अपने पैर पे खड़ के जो है ना आगे बढ़े। जैसे कि अपने घर पे ही बैठ के ब्यूटी पार्लर का, जैसे कि मेहंदी का बोर्ड बाहर लगा दे घर पे, या तो ब्यूटी पार्लर से जितने भी ट्रेनिंग्स है वहाँ पर एक बोर्ड लगा दे, तो जो बस्ती के जितने भी कॉन्टैक्ट्स है तो वो लोग आएंगे, जितने भी लोग देखते जाएंगे तो वो आते जाएंगे, तो उनका भी गुजारा होते जाएगा। अच्छा, तो यानी आप इसमें 200 रुपये आपने दाखिला इसका रखा है? जी हाँ। तो इससे अब सबसे अहम सवाल ये बनता है कि सोशल वर्क जैसे लोगों के जहन में नाम पड़ता है तो लोग कहते हैं कि अपनी दुकान चला रहे हैं जी। तो क्या आपने कभी चंदा वगैरह मांगा है किसी से? नहीं, हम लोग तो चंदा नहीं मांगते। ऐसे कई सारे होते हैं, मैं भी एक मिडिल फैमिली से रिलेटेड हूँ। मैं ऐसा भी नहीं कि मतलब जैसे कि बहुत पैसे वाला VIP, मतलब ऐसे पैसे नहीं। मुझे सिर्फ सोशल वर्क करना अच्छा लगता है, मेरे माँ बाप के नाम से करता हूँ। अगर ऐसे कई मकसद होता है, कई तो मेरे पास भी नहीं होता है, तो मैं उस वक्त मेरे एक 3-4 या 5 दोस्त रहते हैं, उन दोस्त को मैं कांटेक्ट करता हूँ। कांटेक्ट करने के बाद अगर आपको देना है तो डायरेक्टली मैं उनसे करवा देता हूँ। जो 4-5 दोस्त है उनको डायरेक्टली कांटेक्ट करके सेव कर, मतलब उनको सपोर्ट कर देते हैं। यानी कभी आपने स्कैनर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, यानी कभी कोई किसी का अकाउंट नंबर वगैरह डालने की बात नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम एक्चुअली क्या है बोले तो ये कैसे गुजारा हो जाता है इतना तमाम खर्चात होने? मेरा एक रियल एस्टेट का कारोबार है। मैं जितना भी कमाता हूँ 70 से 90% मैं पब्लिक में लगाता हूँ। ये आवाम से पूछ लीजिए आप, आवाम बहुत देखते रहते हैं हमारे को, जब भी आके मेरे को रिक्वेस्ट करते हैं। मेरे को कई जगह से फोन आते हैं दिन में, कई जगह। और एक क्या है बोले तो सोसाइटी है, मुगल्स कॉलोनी सोसाइटी है, उसका सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी मैं हूँ। अगर वहाँ पर अगर कुछ काम भी अगर होना है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं। और दिन में अगर कुछ जरूरत पड़ी तो जैसे कि लाइट वगैरह भी कुछ गए तो कम से कम मेरे पास 100 से 150 कॉल्स आते हैं मेरे पास। या तो खवातीन रहने दो या तो जेंट्स रहने दो, हर किसी का जो है ना कॉल्स आते रहते हैं। तो मतलब इसके साथ साथ जो है ना मैं बस्ती के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करता रहता हूँ। यानी सोशल वर्किंग के साथ साथ आप एक पॉलिटिकल लीडर भी हैं। आप आपने बताया कि 2007 से आप एक सियासत ज्वाइन किए हुए, तो सियासत में कौन सी पार्टी से आपका ताल्लुक है? पहले मैं 2007 में TRS पार्टी से ज्वाइन किया था, तो मैं उसमें स्टेट सेक्रेटरी का पोस्ट था मेरा TRS पार्टी में जी। फिर उसके बाद जो है ना 2017 में मैंने TRS छोड़ा था जी। TRS छोड़ने की वजह थी मुझे, तो फिर कांग्रेस ज्वाइन किया मैंने 2017 में। कांग्रेस ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद जो कांग्रेस से जो भी सपोर्ट लेना चाहिए था, जैसे कि पहले TRS से लेना चाहिए था, तो कई सारे पार्टीज ऐसे हैं जो मतलब आप पब्लिक भी जानती है, तो कुछ बगैर मतलब के कई सारे लोग हैं जो बिना मतलब के कोई खर्च नहीं करते। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मतलब पब्लिक भी जाके किसी के पैर पड़े, हमारी भी कौम जो है ना जाके किसी के सामने झुके, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ। तो मैं इसी वजह से जो है ना तकरीबन सिर्फ अपने जेब से पैसा लगाया मैंने जी। कभी कम पड़ा तो मेरे सिर्फ 2-4 दोस्त हैं, उनसे टच करता हूँ तो वो लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं, वो लोग डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं उनको। ऐसा नहीं जो जैसे कि चंदा लो वो लो। तो आप तो इतना टाइम पॉलिटिक्स में गुजार दिया आपने पॉलिटिक्स में, तो क्या आपको कोई बड़े ओहदे की कभी तलब नहीं? मैं एक पॉलिटिक्स में मतलब एंट्री करा था मैं, तो तब मैं कॉलेज का स्टूडेंट से, तो कॉलेज के स्टूडेंट्स में बच्चों के फीस फॉरवर्ड्स नहीं कर रहे थे जी। तो उस टाइम पे मैं एंट्री लिया था कॉलेज में जी। मतलब फिर उसके बाद उन बच्चों के लिए मैं जो है ना अपने आप पे पेट्रोल्स भी डाला था, तो वो बच्चों के फीस फॉरवर्ड होने के लिए। अच्छा। तो एनआरओ पेपर में भी, न्यूज़ चैनल्स में भी आया था, वो एनआरओ पेपर में आया था, तब उससे पहले भी पेपर में भी पेपर प्रूफ्स है हमारे पास। तो उसके बाद पॉलिटिक्स में ज्वाइन होना पड़ा। मतलब मैं सोचा कि मतलब इतना प्रॉब्लम कॉलेज में है तो बस्तियों में कितना नहीं होगा, अपने फॉर्म में कितनी प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो मैंने सोचा कि मतलब कुछ सपोर्ट करें।
तो इससे पहले भी कॉर्पोरेटर की सीट के लिए भी मैं कोशिश कर रहा था, तो वहाँ पर भी कुछ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मुझे सीट नहीं मिली थी यहाँ पर जी। तो इंशाल्लाह अब इस बार मैं कॉर्पोरेटर की सीट को लड़ना चाह रहा हूँ। अगर कॉर्पोरेटर की सीट अगर मुझे मिली, अगर मैं जीतूंगा इंशाल्लाह, अगर जीतूंगा तो जो बस्ती बस्ती जितनी भी कॉलोनीज जितने भी आते हैं उनके साथ साथ अलग अलग अपने भी फार्म रहने दो, कोई भी दूसरे भी फार्म रहने दो, तो उन सबको सपोर्ट करते हुए चलूंगा इंशाल्लाह। पूरा चेंज यानी कर सब गंगा जमनी को आप साथ लेकर चलना चाहते बिल्कुल। अभी भी मेरे पास ऑफिस में है नॉन मुस्लिम्स भी है, मुस्लिम्स भी है जो कंप्यूटर क्लासेस भी करते हैं, ब्यूटी पार्लर के भी क्लासेस करते हैं और टैलेंट के भी क्लासेस करते हैं। मैं आपको वीडियो आपको दे दूंगा कि वो लोग कितनी तारीफ करते हैं। तो उनको भड़काया जाता है कि देखो मुस्लिम्स ऐसे नहीं होते, ऐसे होते, थोड़े आरएसएस लोग भड़काते थे। तो जब मेरे पास एंट्री लिए वो लोग, एंट्री लेने के बाद वहाँ पर देखा उन्होंने कि मतलब इतना मुस्लिम्स जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं, नॉन मुस्लिम्स को कोई रिलीजन बेस पे नहीं कर रहे। तो जितने मुसलमानों की इज्जत देते थे उनको नॉन मुस्लिम्स को इतनी इज्जत मिलती थी। तो वो लोग अपना खुद से वीडियोस बना के मेरे को देते थे जी कि मतलब मुस्लिम्स यानी कहीं ना कहीं अच्छाई के रास्ते पे साथ साथ आपको लोगों की मुखालिफत का भी सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो अब यहाँ पर जिस तरीके से आपका जो मैसेज आवाम तक पहुँचा कि आप खवातीन को सिलाई मशीन से लेकर या कंप्यूटर स्किल्स हो या फिर ब्यूटी पार्लर हो, तो इस तमाम ज़ुमरों में आप लोगों को एक मौका फराहम करते हैं। अगर कोई भी आपके पास दाखिला लेना चाहते हैं, जिसके पास कोई रास्ता नहीं है कि आपको पैसे कुछ भी अदा कर सकें, तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? मैं जो भी मेरी ऑफिस है महिला पल्ली मुगल्स कॉलोनी के पास मेरी ऑफिस है और वहाँ पर एक एसएस होटल है, एसएस होटल के फर्स्ट फ्लोर पे मेरी ऑफिस रहती है। अगर कोई भी अगर सीखना चाह रहा है तो ये महीना जो है ना लास्ट मंथ मैं सोच रहा हूँ कि ये मंथ और एक नेक्स्ट मंथ तक मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट में रखूँ, क्योंकि ये मैं फंड्स किसी से नहीं लेता और मंथली ₹1,00,000 बोले तो भी बहुत ज़्यादा हो जाता मेरे लिए भी। तो मैं सिर्फ समर कैंप्स के लिए डाला था, तो समर कैंप से जाके ये 5 बैचेस हो गए, टोटल 5 बैचेस कंप्लीट होने आ रहे। तो इंशाल्लाह जब तक मेरी ऑफिस रहेगी मैं और ज़्यादा कोशिश करता रहूँगा कि और ज़्यादा लोगों को स्किल्स दे सकूँ और ज़्यादा आवाम की खिदमत कर सकूँ। तो इस बात का मकसद सीधा ये है कि आपका अपना जो करियर है तकरीबन 2007 से 2025 की शुरुआत होने वाली है, तो इतने लंबे अरसे में आपको जो सियासी मौका फराहम किया गया और सियासत के अंदर एक बड़ा ओहदा हर किसी को एक ख्वाहिश होती है, लेकिन इस बार अब्दुल कादिर साहब का कहना है कि मैं जो आवाम की खिदमत करते आ रहा हूँ तो कम अज़ कम उसके लिए कॉर्पोरेटर का एक ओहदा तो ये चाहते हैं, यानी उसके लिए एक वाकिफ हो सकते हैं। तो लिहाजा ये कॉर्पोरेटर की एक सीट पे बल्कि नहीं बल्कि आवाम की खिदमत करने के लिए इनके अंदर एक जज्बा है, तो वो एक टैग लगने की वजह से मज़ीद हुकूमत की जानिब से इन्हें मज़ीद और आवाम तक सहूलत पहुँचा सकते हैं, बस यही इनका गालिबन इरादा है। तो आवाम से यही गुजारिश है कि जो अब्दुल कादिर साहब आज हमारे स्टूडियो में ख़ास मेहमान बनकर आए हैं, तो इन्होंने अपनी तकरीबन ज़िंदगी के 15 साल और इधर सियासत में दे चुके हैं और तकरीबन 12-13 साल सोशल वर्किंग में दे चुके हैं, जिसके ज़रिए अब तक कई ऐसे ख़वातीन के घर बार आबाद हो चुके हैं, उनके यानी रोज़ाना चूल्हे जलने का इंतज़ाम भी हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद देता हूँ कादिर साहब को कि आपकी अपनी कोशिश और काबिशों की वजह से कई ऐसे ख़वातीन को रोज़गार फराहम हुआ है और कई ऐसे लड़कियों को भी आने वाले वक्त के लिए तैयारी दी जा रही है कि वो भी घर बैठे अपनी बेहतर कमाई कर सकते हैं। और सोशल वर्कर के ज़रिए आपने कई लोगों के छोटे मोटे मसाइल को भी हल किया है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जब भी हमारे कादिर साहब अगर सियासी मैदान में आगे चलकर कोई बड़ी अच्छी उम्मीद के साथ अगर हाजिर होते हैं, तो वो तमाम से लोगों से गुजारिश है कि इनका ज़रूर कॉपरेट करें। तो इंशाल्लाह एबीएस न्यूज़ में फिर दोबारा अगले मेहमान के साथ होगी एक मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।